अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम के बारे में। अभी मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन किया हुआ है जिसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कोड है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से ये डिफ़ॉल्ट कोड सेट करना होता है। अगर पिछली क्लासेस की बात करें तो हमारी 10 क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसको ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ा था, अरेज वगैरह पढ़ी थी, अरेज एंड पॉइंटर्स पढ़े थे। उससे पहले हमने पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस पढ़े थे। अब इस वक्त जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10 के तकरीबन इक्वली आ जाता है। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें हमने की थी सेम इसी के अंदर है, जस्ट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। इसको मैं ज़रा रेज़ कर लेता हूँ। कोड विद एमएस ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर में होता क्या है, अगर हम अपनी पिछली क्लास के अंदर देखें अरेज के अंदर, मैं क्लास 10 ओपन करता हूँ। अरेज के अंदर हमने क्या किया था, हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब पाँच या जित हज़ार भी हमारे पास डाटा है ना, हज़ार स्टूडेंट्स का भी डाटा है या फिर किसी भी चीज़ का कोई डाटा है हमारे पास, ज़्यादा डाटा है, तो वो हम एक ही अरे के अंदर लाइन वाइज लिख सकते थे, ना कि ज़्यादा लाइनों का यूज़ करते। मैंने आपको समझाया था कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हज़ार लाइनें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन उससे बेहतर हमें क्या है कि हम एक ही जगह पे सारा डाटा इकट्ठा कर लें। लेकिन ये डाटा किस टाइप का है, ये भी इंट का है, ये भी इंट का है, ये भी इंट का है। मतलब अरेज के अंदर जो डाटा होता है वो यहाँ तो टोटल इंट के होंगे, या सारे चार के होंगे करैक्टर, यहाँ पे सारे स्ट्रिंग के होंगे, यहाँ सारे फ्लोट के होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर अंदर भी हम इसी तरह डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डाटा टाइप्स का कर सकते हैं। लाइक इंट का करेंगे और दूसरा फ्लोट का हो सकता है, तीसरा स्ट्रिंग का हो सकता है, चौथा चार का हो सकता है। मतलब सेपरेट डाटा टाइप्स होंगी जिनको हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन सिंपली बयान करूँ तो वो बनती है अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स जैसे मैंने लिखी हुई है, इन, फ्लोट या स्ट्रिंग या जो भी डाटा टाइप है उनकी कलेक्शन को हम लोग स्ट्रक्चर कह देते हैं। इसको बयान किससे करते हैं, स्ट्रक्ट लफ्ज़ है एक कीवर्ड स्ट्रक्ट, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, डिफाइंड शुदा कीवर्ड है, जो कि सी प्लस प्लस डेव प्लस प्लस की तरह से डिफाइन शुदा है, उसका हमने यूज़ करना है यहाँ पे स्ट्रक्ट। अब इसके मैं सिंटैक्स की बात करता हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह का होगा। जैसे हम कोई भी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट को हम एज अ डाटा टाइप लेंगे, और स्ट्रक्ट और आगे जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ, पर्सन का नाम रख देते हैं, पर्सन नाम रख दिया। और अब मैं स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स बनाऊंगा। मेंबर्स मेरे किस तरह के होंगे, लाइक जैसे मैंने बात की कि हम डाटा रखेंगे, इंट का भी फ्लोट का भी हर टाइप का डाटा रख सकते हैं। तो मैं पहले इंट का रख लेता हूँ, इंट, और आगे वेरिएबल तो हमने देना ही होता है, वो आपको पता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ माई इंट। माई इंट, यहाँ पे मैं अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं दे रहा, मेरी मर्जी है, वैसे मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी हम वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ डाटा रखेंगे। इंट के बाद मैं एक चार डाटा टाइप रख लेता हूँ और उसका माई चार। और नेक्स्ट हम रख लेते हैं फ्लोट, रख लेते हैं फ्लोट माई फ्लोट। अब ये मैंने तीन मेंबर्स, एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, पर्सन नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैंने तीन मेंबर्स रख लिए हैं, तीन वैल्यूज रख ली हैं। अब ये हो गया इसका सिंटैक्स कि हमने स्ट्रक्चर किस तरह बनाना होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड का हमने यूज़ करना है, जिसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने मेंबर्स जितने भी रखने हो, जितना भी डाटा रखना है हमने वो रखेंगे। और उसके बाद जब ब्रैकेट बंद करनी है तो उसके साथ ये सेमीकोलन याद रखिएगा, यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। इसके बाद हम इन मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे। एक तो हम यहाँ पे भी इनकी वैल्यूज रख सकते थे, लाइक इंट के अंदर मैं इज इक्वल टू 30 कर देता तो यहाँ पे पॉसिबल था, मैं वैल्यूज रख सकता था। लेकिन जब सी आउट करवाना है तब इनको सी आउट कैसे करवाना है, या फिर अगर वैल्यूज बाहर रखनी है तो किस तरह से वैल्यूज रखनी है। अब इनको एक्सेस करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें इनका एक नेम देना है। वो हम नेम कैसे देंगे, ऊपर पर्सन यूज़ हुआ है, लेकिन पर्सन एक डाटा टाइप एक किस्म का बन चुका है। अब इसके आगे एक वेरिएबल लिखना है, जो कि मैं लिख देता हूँ माई स्ट्रक्चर नाम का बना लेते हैं, माई स्ट्रक्चर एस टी आर बना लिया मैंने। अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया, माई एस टी आर मैंने नाम रख दिया है इस स्ट्रक्चर का। अब मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा मैं माई एस टी आर यूज़ करूँगा। जहाँ भी मैंने स्ट्रक्चर के लिए कोई भी इस स्ट्रक्चर को कहीं पे यूज़ करना है तो वहाँ पे मैंने माई एस टी आर नाम रख दिया है, माई एस टी आर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं माई एस टी आर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर किस मेंबर पे मैंने एक्सेस लेनी है उसकी बात आ जाती है। मैं माई इंट पे एक्सेस लेना चाहता हूँ तो साथ माई इंट लिखूंगा डॉट लगा के, डॉट माई इंट। जिस भी मेंबर पे हम एक्सेस लेना चाहेंगे उसका नाम साथ लिख देंगे डॉट लगा के।
अब इसमें मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ 33 रख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेंबर पे एक्सेस लेनी है माई चार पे। माई चार में मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, तो वही बात, इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा था, माई एस टी आर। माई एस टी आर लिखूंगा, डॉट माई चार लिखूंगा, एंड इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इसके अंदर हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट मैं ले लेता हूँ, कोमास के अंदर लेना होता है, सिंगल कोमा के अंदर। तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। उसके बाद सेमीकोलन आ गया। देन अगेन मैं माई फ्लोट पे एक्सेस लूँगा, तो माई एस टी आर डॉट माई फ्लोट। और इसके अंदर हम वैल्यू कैसी रखते हैं, वैल्यू में इसमें रखते हैं डेसिमल वाली, तो यहाँ पे मैं 30.33 रख देता हूँ। अब हमने क्या किया इसमें स्ट्रक्चर में, आप नोट करें कि हमने इंट वाली वैल्यू रख ली, चार वाली, फ्लोट वाली, एक ही जगह पे हम सारी वैल्यूज रख रहे हैं। अब इनको प्रिंट कैसे करवाना है, प्रिंट आपको भी पता है कि सी आउट के थ्रू हम करवाते हैं, और सी आउट का यूज़ हम बाकी वही चीज़ सी आउट करवाएंगे जो हमने नाम रखा है। एक्सेस किसके थ्रू लेनी है, उसी के थ्रू जिसके थ्रू हम हर किसकी ले रहे हैं। अब सी आउट हो गया, हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे सी आउट करवा ली है। नेक्स्ट मैंने सेमीकोलन लगा दिया तीनों के, और अगर हम चाहें तो हम एंडल का भी यूज़ कर लेते हैं। एंडल, इससे ये होगा कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आई है। F9 प्रेस किया है, कंपाइल किया है, F10 के साथ रन किया है, तो हमारे पास 33 आ गया। अच्छा हाँ, ये हमसे मिस्टेक क्या हुई है कि हमने इंट को ही प्रिंट करवा लिया तीनों जगह, हालांकि हमें चार को प्रिंट करवाना था यहाँ पे, और यहाँ पे किसको प्रिंट करवाना था, फ्लोट को। अगेन कंपाइल कर रहा हूँ। जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी होती है तो अगेन कंपाइल करना होता है, ताकि वो चेंजिंग कंपाइलर के अंदर भी आ जाए। उसके बाद F10 प्रेस किया, मैंने कंपाइल किया, तो हमारे पास अब आउटपुट क्या है, इंट आ गया, और दूसरा माई4 आ गया, और तीसरा फ्लोट आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर को और किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, स्ट्रक्ट पर्सन रखा था, और उसके बाद सेपरेट उसको एक नाम देना पड़ा था। और अगर इसके आगे हम बात करें, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और इसको हम कर देते हैं, मैंने कमेंट आउट कर दिया है, और इसी को अगेन कॉपी पेस्ट नीचे कर लेता हूँ। एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम अलग रखेंगे हम। वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रक्ट बनाएंगे, और जो नाम हम नीचे देते हैं ना उसका, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई स्टूडेंट। वैसे माई स्टूडेंट बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सन, लिख देते हैं पर्सन 1 लिखते हैं। अब ये क्या है, ये एक नाम बन चुका है। अब जब भी हमें इस क्या कहते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को एक्सेस लेनी होगी, तो हम पर्सन 1 का यूज़ करेंगे, और उसके साथ डॉट लगा के माई इंट, माई4, माई फ्लोट हम इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, फ्लोट को ख़त्म कर देते हैं, चार को भी अभी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर नेम, एंड इंट के अंदर सैलरी। ये हम फंक्शन एक बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक बंदे का नेम लिखना है, और उसकी सैलरी लिखनी है, और उसका नाम क्या है, पर्सन 1। अब क्या हम इस तरह के 2-3 भी बना सकते हैं, मतलब हमें ज़्यादा पर्सन्स की, हमारे पास एक कंपनी है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय की हमने सैलरी और नेम अकट लिखना है एक जगह पे, तो क्या उसके लिए हम अलग-अलग स्ट्रक्ट बनाएंगे, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब उनके मेंबर सेम है, तो हम ऐसा करते हैं, पर्सन 1 लिख दिया हमने, उसके बाद पर्सन 2 लिख देंगे, उसके बाद पर्सन 3 कर देंगे, और पर्सन 4, 5, 6 जितने मर्जी हम रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास एक ही हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके बाद हम 10 या जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ का डाटा सेव कर सकते हैं। कौन कौन सा, जो जो हमें चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। नेम हमने ऐड कर लिया है, सैलरी ऐड कर लिया है, उसके बाद जो जो न्यू चीज़ हमें ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अब इस पे हम एक्सेस कैसे लेंगे, उसके लिए तो हमें पहले ये करना पड़ा था। लाइक अगर आपको मैं दिखाऊँ, उसके लिए हमने पहले इसका नाम रखा था पर्सन, एम माई एस टी आर एक वेरिएबल लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वो माई एस टी आर पहले ही ले चुके हैं पर्सन 1 लिख के। हम यहाँ पे एक पर्सन भी ले सकते हैं, 2-3 हमारी मर्जी है, हमने 3 पर्सन लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा स्टोर करने की बारी आ रही है कि हम अब डाटा स्टोर करेंगे, तो वो किस तरह से स्टोर करना है। स्टोर हम करेंगे लाइक पर्सन के, मैंने पी बड़ा लिखा हुआ है, चलिए बड़ा भी ठीक है, पर्सन 1, और डॉट लगा के अब मैं उसका नेम लिखना चाह रहा हूँ या सैलरी लिखना चाह रहा हूँ, मैं उसका नेम लिखना चाह रहा हूँ। नेम में क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू, उसका नेम है जी, डबल कोमास के अंदर लिखना है, मैं लिखता हूँ MS रहमान।
MS रहमान लिख दिया। अब इसकी सैलरी क्या है? इसकी सैलरी मैं लिख देता हूँ पर्सन वन डॉट सैलरी, सैलरी का छोटा लिखना है, इज इक्वल टू इसकी आई थिंक 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई है, 1 लाख काफ़ी है, 1 लाख लिख देते हैं। और उसके बाद सेकंड पर्सन आता है पर्सन वन, इसी को एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इनको चेंज कर लेंगे। अब ये कौन सा है? ये 2 पर्सन आ गया, ये 2 की सैलरी आ गई, ये 3 का नेम आ गया और 3 की सैलरी आ गई। अब इनके नेम भी चेंज कर देते हैं, इनके नेम रख देते हैं हम लोग इमाद और आहद, इस तरह के कुछ नेम रख लेते हैं। और इनकी सैलरीज में भी थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे 10,000 कर लेते हैं, यहाँ पे 50,000 कर लेते हैं। 50,000 हो गया, 10,000, 1 लाख और 50,000। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही स्ट्रक्चर बना के उसमें 3 एम्प्लॉयज़ रखे हैं और 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज किस तरह रख दी है, नेम भी और सैलरी, नेम सैलरी ये सब कुछ सेव कर लिया है। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी आउटपुट लेंगे हम। आउटपुट के लिए अगेन वही काम करेंगे, सी आउट वाला। तो उसके लिए हम इसी को अगेन कॉपी करते हैं, कॉपी और पेस्ट। इसके लिए अब हमें सबके स्टार्ट में सी आउट और ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, सी आउट सी आउट। और उसके बाद मेरे ख्याल ये हमने नहीं लिखना है, यहाँ पे एंडल का यूज़ करना है, यहाँ पे एंडल। यहाँ पे हमने एंडल का यूज़ कर लिया हर लाइन में, ताकि सेपरेट लाइन में आ जाए। तो अगेन देख लें हमने क्या किया है, सी आउट में पर्सन वन का नेम, पर्सन वन की सैलरी, पर्सन टू का नेम, पर्सन टू की सैलरी, 3 का नेम और 3 की सैलरी आउटपुट करवाई है, प्रिंट करवाई है। F9 प्रेस किया, कंपाइल किया, F10 से मैंने रन किया है। तो ये देखें, फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम आ गया, सैलरी आ गई, सेकंड एम्प्लॉय का नाम आ गया, सैलरी आ गई, थर्ड एम्प्लॉय का नाम आ गया, थर्ड की सैलरी आ गई। अब पहले हमने क्या देखा था, एक ही एम्प्लॉय का डाटा हो या फिर एक ही बंदे का डाटा हो, वो हमने स्टोर किया था अलग अलग टाइप का डाटा। इस दफ़ा हमने क्या किया है, ज़्यादा लोगों का अलग अलग टाइप का डाटा हमने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सेव किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये वाला तरीका अप्लाई कर रहे होते, लाइक हम यहाँ पे कर रहे थे स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन और उसके बाद यहाँ पे कोई नाम नहीं लिख रहे थे, तो तब अगर हमें ज़्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा करना है तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो हम तब हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, लाइक इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। पर्सन नाम का हमने बनाया हुआ था, तो एम माई एस टी आर वन, माई एस टी आर टू, माई एस टी आर थ्री, मतलब इस तरीके से भी हम ज़्यादा लोगों का डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 किया है, वैसे ही हम नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम यहीं पे 1 2 3 कर लेते हैं। मतलब उस तरीके से जो हमने पहले किया है उसके ज़रिए भी हम ज़्यादा लोगों का डाटा सेव कर सकते हैं और इस ज़रिए से भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन सा बेहतर लगता है। मेरे ख्याल में तो ये वाला ज़्यादा ईज़ी है कि डायरेक्ट हमने लिख देना है, दोबारा उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अरेज में हमने क्या किया था, एक ही डाटा टाइप के डाटे को हमने जमा किया था, स्टोर किया था, सेव कर सकते थे, चाहे या वो इंट का हो सकता था, या वो 4 का हो सकता था, या फिर स्ट्रिंग का हो सकता था। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, हम अलग अलग डाटा को सेव कर सकते हैं जितनी मर्जी लोगों का एक ही जगह पे स्ट्रक्चर बना के। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन और स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट। इसके बाद अब यूनियन को देखते हैं। यूनियन, यूनियन के नाम से आपको पता चल चुका होगा, यूनियन एक को कहते हैं। तो यहाँ पे उसी को मैं कॉपी पेस्ट अगेन करता हूँ, क्योंकि कुछ इसी तरह से यूनियन का भी स्ट्रक्चर बनेगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि लाइक हमने ऊपर जो पढ़ा है, किधर गया, ये देखिए यहाँ पे हमने इंट माई इंट रखा था, माई चार रखा था, माई फ्लोट। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। लाइक जब हम अपने प्रोग्राम में इंट का यूज़ करते हैं तो इंट 4 बाइट्स लेता है, तो इंट ने 4 बाइट ले ली, एक 4 है वो 1 बाइट लेता है, फ्लोट है 1 बाइट लेता है, 9 बाइट्स होगी। जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया
तो उसने 9 बाइट्स हमारे पीसी में से, लैपटॉप में से रिज़र्व करनी, हम उसमें डाटा रखें या ना रखें, उसने 9 बाइट्स ले लिए हैं। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन के अंदर हम जितने भी मेंबर्स रखेंगे, उनमें से जस्ट एक मेंबर को ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम ज़्यादा मेंबर्स रख रहे हैं, लेकिन क्यों रख रहे हैं कि हमें उनमें से सिर्फ एक ही यूज़ करना है। लाइक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास इंट माई इंट रख लिया, माई चार रख दिया, माई फ्लॉट रख दिया। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दे देता हूँ कि हमें अक्सर हम क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं कि हमें ये चीज़ दे दो इसके बदले, यानी कि मैं आपको एक गाड़ी देता हूँ, उसके बदले या अपना मोबाइल दे दो, या पैसे दे दो, या ये चीज़ दे दो। वो तीन चीज़ें हमारे सामने रख दी गई हैं कि हमें तीनों में से कोई एक चीज़ दे दो। तो यूनियन बेसिकली यही होता है। यहाँ पे मैं यूनियन लिख देता हूँ। यूनियन के इन 3 या 4 या जितनी भी चीज़ें आपने जितने भी मेंबर रखे हैं, उनमें से जस्ट एक यूज़ करना है। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने बताया इंट 4 बाइट्स का है, और 4 1 बाइट का है, और उसके बाद फ्लोट भी 4 बाइट्स का है। तो ये 9 बाइट्स रिज़र्व हो रही थी स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसने एक ही यूज़ करनी है, तो वो देखेगा सबसे बड़ी कौन-सी है। लाइक अगर वो 4 बाइट यूनियन को दे देता है, तो माइंट अगर हम यूज़ करेंगे, माइंट का भी काम हो जाएगा, 4 का भी काम हो जाएगा, फ्लोट का भी काम हो जाएगा। तो ये यूनियन कितनी मेमोरी रिज़र्व करेगा, सिर्फ 4 बाइट रिज़र्व करेगा। हालाँकि अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे थे इसी को, तो ये 9 बाइट्स ले रहा था। जब हम इसको यूज़ करेंगे, लाइक इसके लिए कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं, तब क्या होगा, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको मैंने बताया था कि आपने ये ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे पर्सन की जगह डायरेक्ट यहीं पे पर्सन लिख लेते हैं, जैसे हमने दूसरी दफ़ा किया था। ये F9 प्लस हो गया। यहाँ पे हम पर्सन लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू लिख लें। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, डॉट माई इंट के थ्रू। डॉट माई इंट इज इक्वल टू हम रख लेते हैं यहाँ पे 32, और साथ ही इसको मैं सी आउट करवाता हूँ, सी आउट पर्सन डॉट माई इंट। माई इंट करवाने से मेरे पास माई इंट करवाने से मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 33 आ गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर दूसरे की भी वैल्यू रख के देखता हूँ। दूसरे की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ जी, पर्सन डॉट माई स्टार इज इक्वल टू एम। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, F9 से कंपाइल किया, और F10 से इसको जब मैंने, ये देखिए अब इसका जवाब क्या है, इसका जवाब आया 77। हालांकि यहाँ पे हमने 33 रखा था। ये जवाब क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमने एक वैल्यू रखनी है, लेकिन यहाँ पे अब 2 हो चुकी हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी रॉन्ग हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इंट की जगह 4 रखें, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जवाब आ जाएगा F9 प्लस F10। यहाँ पे ये देखिए एम आ गया। इंट हम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 4 ने वैल्यू रिजर्व कर ली है। हमने जब 4 को लिख दिया है, तो 4 की जगह अब क्या आ चुका है, इंट की जगह अब क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। 33 खत्म हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हम जब रखेंगे कोई भी वैल्यू पर्सन, जैसे जैसे हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे, जो पिछली वाली वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक वैल्यू को ही लेगा। और अगर आप कंपाइलर की बात करें, तो वो पहले एक लाइन पे आता है, जब दूसरी लाइन पे आ जाए तो पिछली लाइन को छोड़ देता है। तो हम तीसरी लाइन जब लिखेंगे, तो पिछली वाली वैल्यू को वो ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पे मैं माई फ्लोट लिखता हूँ, और हालांकि हमने इसके अंदर रख देते हैं 33 या 44.3 रख दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने आउटपुट क्या ली हुई है, माई 4। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो यहाँ पे हमने 3 लिया था, लेकिन 3 नहीं आ रहा। M लिया था, M यहाँ पे नहीं आ रहा। हमने M प्रिंट करवाया हुआ है ना, माई 4 प्रिंट करवाया, और उसके अंदर तो हमने एम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एम प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, एम की जो जगह है वो 44.3 ने ले ली है, तो इसलिए वहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। यूनियन अब आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें तीनों या चारों या जितने भी मेंबर्स हमने रखे हैं, उनमें से एक वैल्यू को लेना हो, तब हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, या ज़्यादा वैल्यूज़ को डाटा नहीं दे सकते, अदरवाइज़ हमारा जवाब गलत आएगा। जैसे कि आपने देख लिया है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर हम सिर्फ एक ही मेमोरी को रिजर्व कर सकते हैं। ये था हमारा यूनियन का कंसेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एनम की। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। आपने सिंपल सा याद रखना है कि यूनियन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक मेंबर को डाटा देना हो, एक मेंबर से डाटा लेना हो या देना हो, बाकी मेंबर्स को ना देना हो। उसके बाद हम बात करते हैं एनम की। अब एनम क्या चीज़ है?
एनएम एक आसान सा कंसेप्ट है जिसको आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब ये देखें, एनएम में हमने करना क्या है, वही एनएम एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ करके एक नाम रखेंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे डेज, नाम रख लेता हूँ डेज, और इसके अंदर हम डेज लिखते हैं, इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। डेज हम कौन कौन से लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद आएगा सैटरडे, उसके बाद संडे। अब ये मैंने डेज लिख लिए हैं, इसको मैं ज़रा उसी लाइन में ले जाता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है सेकंड लाइन में लाने की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम सी आउट करेंगे, सिर्फ एक सी आउट करके दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने मंडे को यहाँ पे सी आउट किया है। अब इसका आउटपुट क्या आएगी, डेज के अंदर हमने ये सारे डेज लिखते हैं। अब मैंने जब मंडे को सी आउट करवाया है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ज़रा चेक करते हैं। F10 प्रेस किया मैंने तो ज़ीरो आउटपुट आई है। अब इसकी ज़ीरो आई है तो अब देखते हैं कि ट्यूसडे की क्या आएगी। ट्यूसडे, ट्यूसडे को जब हमने करवाया तो उसकी आ रही है 1, 0 1। इसी तरह नेक्स्ट हम जो जो लिखा होगा ना, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से मंडे ट्यूसडे लिखा है, आप जो मर्जी लिख सकते थे। इसका जो जवाब आएगा वो पहली का 0, दूसरी का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आएगा। अब यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये एक तो आपके लिए रीडेबल बन जाता है, लाइक कि आपने दिन देखना है कौन सा है तो उस लिहाज से अगर आप बनाएं, इसके अंदर मंथ या मंथ लिख लें या डेज लिख लें या ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी लिख के जब आप उसकी आउटपुट लेंगे तो पहले की 0 उसके बाद 1 2 3, ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट कि इनकी वैल्यूज़ 0 1 2 3 आएगा। आप इनकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और इज़ इक्वल टू कर देते हैं इसको हम 2 और इज़ इक्वल टू कर देते हैं 2। अब ज़रा इसको देखते हैं, F9 प्रेस किया है, F10 प्रेस किया, अब इनकी वैल्यूज़ देखें 4 2। एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एनएम के अंदर डाटा लिखेंगे, अगर तो वो डिफ़ॉल्ट रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दें जो मर्ज़ी, तो उनके अंदर वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि इसकी समझ आ चुकी होगी क्योंकि एनएम एक ईज़ी सा कंसेप्ट है जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ देनी है अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है ना, लाइक स्ट्रक्चर का तो आपको फिर भी समझ आया होगा, स्ट्रक्चर के बाद यूनियन या एनएम, इनका इस्तेमाल वैसे अब कम ही होता है, लेकिन जब आप बड़े-बड़े प्रोग्राम्स आगे जाके बनाएँगे, जावा पढ़ेंगे या इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें काम आएँगी। अभी इनके कंसेप्ट आपने ज़हन में रख के आगे चलना है क्योंकि अभी इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब एनएम को अगर देखा जाए तो इसको हम कहीं पे यूज़ नहीं करने लगे, लेकिन इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि एनएम किस लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको अगर मैं आपको और करवा दूँ तो इसके लिए तो मैं चलता जाऊँगा। अब यहाँ पे फ्राइडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को आउटपुट ले लेते हैं इसकी। F9 प्रेस किया, F10, फ्राइडे का क्या आएगा, आई थिंक इसका 5 आएगा, 0 1 2 3 4 4 आना चाहिए। देखते हैं 4 आता है, ये देखिए 4 ही है क्योंकि इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई है 4 आती थी, तो वो 4 ही आई है। तो एनएम कुछ इस तरह से है। इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो आपने स्ट्रक्चर का याद रखना है, स्ट्रक्चर के बाद आपको यूनियन एनएम खुद ही याद रह जाएँगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इसके असाइनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने लास्ट क्लास 10 की भी असाइनमेंट बनाई होगी, तो इसकी भी कुछ इसी तरह की आपने असाइनमेंट बना के लानी है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट के अंदर आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर आप 10 स्टूडेंट्स का डाटा लेंगे। आपकी असाइनमेंट जब आप उसकी आउटपुट लें तो वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का डाटा शो होना चाहिए, और ये आप अपनी मर्ज़ी से बनाएँगे कि आपने क्या इसके अंदर करना है। जस्ट मेरा जो काम है, हर बंदे की अलग असाइनमेंट होगी क्योंकि आपने अपना सोचना है कि किस तरह से आप इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ें अंदर होनी चाहिए, 10 स्टूडेंट्स का डाटा होना चाहिए। और डाटा के अंदर नेम, ऐज और जीपीए होना लाज़मी है। नेम के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ कर लेंगे। ऐज के लिए आप लोग फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, इंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और जीपीए के लिए भी आपको फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। 10 स्टूडेंट्स का डाटा आपने लेना है, खुद ही दे लें या फिर सी इन के थ्रू ले लें, और उसको आपने आउटपुट करवाना है। ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपने पूछने नहीं आना मुझसे कि किस तरह बनानी है, क्या करना है असाइनमेंट का, आपने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। बस उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स का डाटा होना चाहिए, और डाटा कौन-कौन सा होना चाहिए, नेम, ऐज, जीपीए, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उस डाटा के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।